हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। आज काफ़ी समय के अंतराल के बाद मैं आप लोगों के सामने फिर से एक नया टॉपिक जो कि जेटेड से रिलेटेड है, जेटेड में 6 to 8 से रिलेटेड है, उस टॉपिक पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। साथ ही वर्तमान समय में जो कन्फ्यूजन चल रहा है कि बहाली कब आएगी, या फिर कई बार शिक्षा मंत्री के द्वारा कई सारे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, जून से होगा, जुलाई से होगा, कई सारे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। इससे स्टूडेंट्स में जो कन्फ्यूजन की स्थिति आ रही है, साथ साथ में सभी के मन में आ रहा है कि पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा। उन सारे सिचुएशन पर, उन सारे तथ्यों पर मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, बस सिर्फ उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। आप हमारे साथ बने रहेंगे। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि 6 to 8 का जो टॉपिक है उसमें से आप सभी ने चुना भी होगा, कुछ स्टूडेंट, कुछ छात्र, कुछ सहयोगी चुने भी होंगे 6 to 8 में सामाजिक अध्ययन को। तो सामाजिक अध्ययन में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उसके बारे में कई बार कन्फ्यूज़न होता है। लोग लूसेंट का या अन्य सारी किताबें उठा करके बैठते हैं, कई सारे यूट्यूब चैनल को देखते हैं, फिर भी उनके मन में सेटिस्फेक्शन नहीं आता। तो इसके लिए आप क्या करें? इसके लिए क्या करना है कि मैंने अपने वीडियो में कई बार आपको बताया है कि आप सबसे पहला ये काम करें कि जो आपने बीएड किया या फिर आपने जो डीएलएड किया है, उसमें से जो शिक्षण से संबंधित किताबें हैं, पेडागॉजी से संबंधित जो किताबें हैं, उन किताबों का अध्ययन कीजिए। सबसे बेस्ट बुक वही है। बाकी मार्केट में जितने भी किताबें आई हैं वो गाइड हैं, पासपोर्ट आप उसको कह सकते हैं। तो पासपोर्ट पढ़ना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है या फिर टेक्स्ट बुक पढ़ना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ये आप डिसाइड खुद कर सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार अपने वीडियो में आपको कह रहा हूँ कि आप किसको ध्यान दें। तो सबसे ज़्यादा ध्यान दें कि जिसको आपने डिग्री करते समय, चाहे डीएलएड का हो चाहे बीएड का हो, आपने उसमें से जो पेडागॉजी का या शिक्षण से संबंधित जो भी किताबें हैं, उन किताबों का अध्ययन कीजिए। जब आपके पास उन किताबों का संग्रह मिल जाए, जब आप उसको पढ़ लें, तब आप गाइड को देखें तो आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें तो मैं जानता हूँ। तो उसी क्रम में मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ उसी चीज़ को कि सामाजिक अध्ययन में क्या पढ़ना है आपको, उसके बारे में ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद अन्य जो चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें सामाजिक विज्ञान में आपको पढ़ना क्या है सामाजिक अध्ययन में, ठीक है। कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पेडागॉजी से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारे प्रश्नों का जवाब आप यदि जानना चाहते हैं तो मेरा पहले का वीडियो देखें, उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। आइए, सबसे पहले आपको समझना क्या है कि सामाजिक विज्ञान जो है उसका अन्य विषय के साथ में संबंध क्या है। अभी तक तो क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन पेडागॉजी में ये इसका टॉपिक है, इसीलिए हमने इसको शामिल किया है कि कई बार पैटर्न चेंज होता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग सेट किया जाता है हर एक एग्जाम में। तो शायद में भी यदि यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाए और आपको मैं बताया ही नहीं रहूँ कि पेडागॉजी में ये चीज़ पढ़ना भी है, तो आप कहेंगे कि सर आपने ये टॉपिक बताया ही नहीं। तो आप इसको एक सरसरी निगाह जरूर दें, जो आपकी किताबों में ये टॉपिक मिल जाता है। तो क्या कि सामाजिक विज्ञान का अन्य विषय के साथ संबंध क्या है, किस तरह का, और ज़्यादा डीप नहीं जाना है, हल्का फुल्का जो है उसको एक बार सरसरी निगाह से देख लेना है। एक बार आप उसको 2 बार जरूर पढ़ लीजिए, जो महत्वपूर्ण लगे उसको आप नोट कर लें। दूसरा क्या है कि सहायक उपकरण एवं प्रयोगशाला। आप कहेंगे कि सर कि
सामाजिक विज्ञान में प्रयोगशाला होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। यदि आप सामाजिक विज्ञान का बीएड में पढ़े होंगे तो आप उसमें प्रयोगशाला का इम्पोर्टेंस भी जरूर पढ़े होंगे। तो प्रयोगशाला में क्या क्या कौन कौन से सामान होती हैं और उन सामानों का उपयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए, उसका उपयोग करने के समय किस प्रकार का उद्देश्य पूरा होता है शिक्षण के समय में, उन सारी चीज़ों को एकदम ध्यान रखिएगा कि उन चीज़ों को पढ़ना है, उन सामानों का यूज को देखना है जिस सामान का उपयोग शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखेंगे उपकरण का। जैसे आप मान के चले ग्लोब के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ग्लोब के बारे में आप ग्लोब शिक्षण के उद्देश्य यानी मान के चलिए आपने एक ज्योग्राफी को पढ़ा है, टॉपिक चुना है पढ़ाने के लिए। अब उसमें अक्षांश देशांतर को आपको बताना है, तो सबसे इजी क्या होगा कि आप ग्लोब रखें, एक मैप रखें अक्षांश देशांतर के लिए और उससे आप दिखाएं। तो ये आपका उपकरण हो गया, सहयोगी उपकरण हो गया पढ़ाने के समय में। तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ऐसे ऐसे जो श्रव्य सामग्री हो गए या अश्रव्य सामग्री जो हुआ, उन सारी चीज़ों के बारे में आप जरूर एक बार देख लें। और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, ठीक है, हमेशा पूछा गया। दोनों टेट आप जो है 2013 का या 2016 का टेट में ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सिलेबस के लक्ष्य। अब यहाँ से जो क्वेश्चन होते हैं जिसके बारे में सबसे ज़्यादा ये कहा जाता है कि कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए कि सिलेबस में आखिर क्या उसका लक्ष्य क्या होता है, तो आपको क्या फोकस करना। क्योंकि आप 6 to 8 के बारे में 6 to 8 के क्लास का तैयारी कर रहे हैं, तो 6 to 8 का बच्चा कितने क्लास का वर्ग का होगा, कितने साल का होगा, तो उस साल को 12 से, तो ठीक है, तो 12 से जो एज है उस एज के बाद का स्थिति और उसके मनोभाव को पढ़ने का प्रयास कीजिए और उस मनोभाव को किस प्रकार से सिलेबस उसको सहयोग करता है उसका विकास करने में, इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसे एडोलसेंट एज जो होता है, एडोलसेंट एज में बच्चे को किस प्रकार से मोटिवेट किया जाए ताकि वह पढ़ाई में ज़्यादा इन्वॉल्व हो सके। उसका जो दिल में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा आंधी तूफान का दौर वो होता है, तो उस आंधी तूफान को किस प्रकार से आप उसके डेवलपमेंट के लिए उसको ज़्यादा उत्साहित करते हैं, उसको ज़्यादा राह की ओर मोड़ते हैं, ये तरीका आपका इस तरीके को ज़्यादा पढ़ना है। वो सारी चीज़ों को आपको समझना है कि लक्ष्य क्या होगा। लक्ष्य होगा बच्चा का विकास और इस लक्ष्य को आप उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए आप किन किन चीज़ों के सहयोग करते हैं, आप क्या क्या देखते हैं, उसका बैकग्राउंड देखते हैं, उसका डेवलपमेंट, उसका शारीरिक विकास को देखते हैं, ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। अब यहाँ से ये 3 चीज़ें जो है कि कॉमन है, सभी चीज़ों में पढ़ना है। अब उसके बाद आते हैं कि जितने भी सामाजिक विज्ञान में स्पेशली 4 सब्जेक्ट हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना होता है, भूगोल का, अर्थशास्त्र का, इतिहास का, राजनीति शास्त्र का। तो ये चारों जो सब्जेक्ट है, ये चारों सब्जेक्ट के बारे में क्या पढ़ना है, उसके शिक्षण विधि को। जैसे आप भूगोल पढ़ा रहे हैं तो भूगोल की शिक्षण विधि क्या है, शिक्षण विधि में हेल्प करने वाली शिक्षण सामग्री क्या क्या है, उन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। इस ऐसे आप इतिहास का भी देख लीजिए, उसके बाद आप राजनीति शास्त्र का भी देख लीजिए, अर्थशास्त्र का भी देख लीजिए। अब यहाँ मैं आपको अभी चूंकि इसके बारे में मैं डिटेल नहीं किया हूँ, कई बार क्या होता है कि भूगोल का जब आप पढ़ते रहते हैं तो भूगोल में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो कि जनरली किताबों में, जैसे लूसेंट का किताब में भूगोल का पूरा दिया हुआ किताब है, ठीक है, और उस किताब को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। भूगोल में एक लिमिटेड है टॉपिक है, उसी टॉपिक को आपको पढ़ना है। आगे के क्लास में, आगे के वीडियो में इसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ भूगोल की शिक्षण विधि, मानचित्र से क्वेश्चन हमेशा पूछा गया, मानचित्र के प्रकार ये सब को आप पढ़ लीजिए। उसके बाद अर्थशास्त्र, शिक्षण विधि और उसके बाद इकोनॉमी को जरूर ध्यान दीजिए। अब यहाँ इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का अंतर आप समझ रहे होंगे यदि आप इकोनॉमिक्स के छात्र हैं। तो नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, जब ये वीडियो अगले वीडियो में आपको इस सब के बारे में डिस्कस मैं करूँगा, इसलिए टेंशन फ्री रहें। हाँ, टॉपिक आपको मिल जाता है तो जरूर इसको पढ़ लें। इकोनॉमी को जानिए और उसके बाद प्लानिंग को, यानी कि योजना के बारे में, ठीक है। उसके बाद है इतिहास की शिक्षण विधि, सामाजिक संस्तरीय, ठीक है। वर्ड जरा सा
प्रॉब्लम करेगा आपको समझने में। सामाजिक संस्त्रीकरण इसका अंग्रेजी होता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। सामाजिक संस्त्रीकरण, संस्तर, सामाजिक में कई सारे स्तर बटे हुए होते हैं, ठीक है, और उन स्तरों का किस प्रकार से इफेक्ट डालता है पढ़ाई में, उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद राजनीति विज्ञान की शिक्षण विधि और सामग्री, इसमें क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है सामाजिक अध्ययन के बारे में। इससे इतर यानी कि इससे अलग आपको किसी ऐसे भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है सामाजिक अध्ययन में कि आप पूरा का इतिहास का किताब आप ले लीजिए, चाहे भूगोल का पूरा किताब ले लीजिए और बैठ करके पढ़ रहे हैं। आज इतनी ज़रूरत नहीं है यदि आप 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ कुछ मैंने लिखा हुआ था क्योंकि कई सारे कमेंट्स आए हुए थे और उन कमेंट्स को मैंने देखा, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ एक बार बता दूँ कि पीआरटी टीचर्स तीन प्रकार के अपॉइंट किए जाते हैं। एक पीआरटी होते हैं, एक टीजीटी है और एक है पीजीटी। पीआरटी हो गया प्राइमरी टीचर, टीजीटी हुआ ग्रेजुएशन का टीचर जो कि 9-10 के लिए होते हैं, और पीजीटी हो गया पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि 11-12 के लिए। यहाँ ध्यान में रखेंगे कि अभी जो क्लास चल रहा है पीआरटी का 6 to 8 का, पीआरटी में 2 होते हैं, एक 1 to 5 के लिए, एक 6 to 8 के लिए। 1 to 5 को लोअर प्राइमरी कहा जाता है और 6 to 8 को अपर प्राइमरी कहा जाता है। 1 to 5 को अभी के हिसाब से जो अभी नई नियुक्ति आएगी उसमें क्या होगा सैलरी वो तो नहीं कर सकते, लेकिन जो पुरानी थी उसमें से 1 to 5 को 4200 का स्केल मिला हुआ था और 4200 का ग्रेड पे था। 6 to 8 को 4600 का ग्रेड पे, टीजीटी में भी 4600 का ही ग्रेड पे था, ठीक है, और ये पीजीटी का 4800 ग्रेड पे था। अब इसको घटाने का न्यूज़ में भी आपने सुना होगा कई बार, सरकार का भी कह सकते हैं कि गजट में नहीं आया है, लेकिन कुछ इशारा ज़रूर आया है कि सैलरी में कटौती की जाएगी। लेकिन ये बात की बात है, जब तक नहीं आए, आपका ऑथेंटिक पब्लिकेशन में नहीं इश्यू होता तब तक अभी इसको ना माने, ठीक है। अब यहाँ एक और क्वेश्चन आया था, कमेंट में आया था कि सर लगभग सीडीपी से क्वेश्चन कितना होता है। तो देखो भाई, सीडीपी से क्वेश्चन 1 to 5 में 20 क्वेश्चन है और 6 to 8 में 25 क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन यदि आप एक पूरे सिलेबस को और पूरा क्वेश्चन का स्टडी करोगे तो उस स्टडी करने के बाद आपको समझ में आएगा कि सीडीपी पेडागॉजी जो है वो उसमें आपको लगभग 1 to 5 में 90 से 110 क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर इतने सारे क्वेश्चन कहाँ हैं, 20 क्वेश्चन आप बोल रहे हैं पेडागॉजी। तो आप हिंदी में देखिए, हिंदी में आपको क्वेश्चन दिया हुआ, उसमें लगभग कुछ परसेंटेज क्वेश्चन है, इंग्लिश में क्वेश्चन है, फिर ईवीएस में क्वेश्चन है, मैथ्स में क्वेश्चन है। अब मैथ शिक्षण कहिए, पर्यावरण शिक्षण कहिए, यदि आप पेडागॉजी ध्यान से पढ़े हैं तो आप जरूर उसको बढ़िया से कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं 6 to 8 में, तो लगभग 100 से 120 क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें पेडागॉजी से। यानी सीडीपी यदि आपका बढ़िया है तो लगभग 40 to 50% क्वेश्चन को कवर अप कर सकते हैं आराम से। इसीलिए मैं जब भी आपको कहता हूँ वीडियो में, तो आपको हमेशा जोर देता हूँ कि सीडीपी पर ध्यान दीजिए। सीडीपी आपका बढ़िया रहेगा, पेडागॉजी आपका बढ़िया रहेगा, शिक्षण विधि आपकी बढ़िया रहेगी, उस पर बढ़िया कमांड रहेगा, तो उससे जुड़े हुए प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं, ठीक है। ये रहा आज का जो टॉपिक मैंने आपको बताया था। इसके बाद आपको इस सब के बारे में कुछ मैंने बताया वीडियो में कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि इसके बारे में डिस्कस जरूर करूँगा। तो शिक्षा मंत्री का जवाब कई बार पेपर में आया हुआ स्टेटमेंट आ रहा है कि जून से बहाली आएगी। हाँ, आकलन पैरा टीचर के लिए आकलन की परीक्षा भी होगी, जेटेट की बहाली भी होगी, जेटेट का नोटिफिकेशन भी आएगा। तो कई सारे स्टेटमेंट आ रहे हैं भाई। अब यहाँ ज़रूरत है कि जितने भी जेटेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपको एक मंच तैयार करना होगा। आप एक कह सकते हैं कि एक टाइम चुन लीजिए, किसी दिन में एक 10 बजे से 12 बजे तक या 2 बजे तक, ऐसे करके एक टाइम चुनिए और उस टाइम में आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे सरकार का नज़र आपकी ओर जाए। क्योंकि 2023
2013 में एक जेटेट हुआ, उसके बाद 2016 में हुआ, और 2016 से 2022 हो गया भाई। 6 साल में आप समझ लो कि आपका कहाँ लॉस है। हर एक साल बीएड करके भी स्टूडेंट आ रहे हैं और डीएलएड करके भी स्टूडेंट आ रहे हैं। एक फौज जमा हो रही है बीएड और डीएलएड करने वाले की। यदि ये कंटिन्यू होता तो ये फौज से आपको टेंशन नहीं होता, लेकिन एक इतना ज़्यादा आप संख्या है, और उस संख्या को बढ़ाते हुए यदि आपको नहीं लेना है टीचर्स की बहाली नहीं लेनी है, तो क्यों आप बीएड या डीएलएड को 2 साल 4 साल के लिए स्टॉप कर दीजिए। क्या ज़रूरत है भाई बीएड और डीएलएड कराने की? क्यों आप फौज खड़ा कर रहे हो जब लेना ही नहीं है? आदमी कितना सोच समझ करके, कई तो ऐसे हैं कि लोन लेकर के, कर्ज लेकर के बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, ताकि चलो भाई कम से कम टीचर तो बन जाए। अब टीचर की बहाली नहीं आ रही है, सरकार नहीं ला रही है, तो उस समय अब उसके बारे में आप सोचिए कि उस स्टूडेंट के बारे में क्या होगा, क्या उसके अंदर बीतता होगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि बहुत जल्दी यदि आएगा टेट का नोटिफिकेशन, बहुत जल्दी आएगा, तो सितंबर से अक्टूबर तक। आज भी मैं उसी पर कायम हूँ कि टेट का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आएगा, तो सितंबर अक्टूबर से पहले नहीं आएगा। आप निश्चिंत रहिए इसके बारे में। इसीलिए आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप तैयारी करते रहिए, और उस तैयारी में यदि कहीं आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपके साथ हूँ हमेशा। भाई पढ़ना आपको है, गाइड मैं करूँगा। आप पढ़ने के लिए तैयार रहिए, और कहीं कन्फ्यूजन हो तो बेहिचक आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में आपका वो कमेंट का आंसर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां डिस्कस सामाजिक अध्ययन का हर एक टॉपिक जो है उसके बारे में करेंगे। आशा है आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगा। आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।